जी प्यारे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का पीएस एकेडमी पर। आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि डीलेड में कब एडमिशन होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे काउंसलिंग होंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा और क्या हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने चल रहा हूं। सारी जितनी भी इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनका निराकरण आज की वीडियो में कर दिया जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मेरा नाम है शुभम पाठक और संभवतः अगर आप बीटीसी करने या डीलेट करने जा रहे हैं तो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, अथवा जो मुझे पहले से जान रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने डीलेट कर रखा है और प्रेजेंट टाइम में मैं सुपरटेट सिलेक्टेड टीचर हूं। एक चीज ध्यान और दीजिएगा कि आपका और हमारा सफर डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सुपर टेट तक होने जा रहा है। पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर होने जा रहा है, पीएस एकेडमी एप्लीकेशन पर होने जा रहा है। तो चलिए डिटेल में सारी चीजें समझते हैं, सीखते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अभी तक इसका डेट नहीं आ रहा था, तो लोग समझ रहे थे कि हो सकता है कि डीलेट का इस बार का जो सत्र है वह शून्य हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीलेट के फॉर्म आ गए हैं, उनकी विज्ञप्ति आ गई है। तो सबसे पहले आज की विज्ञप्ति पर ही चलते हैं। ये जो विज्ञप्ति है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। विज्ञप्ति में थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये आज के पेपर में निकली हुई विज्ञप्ति है। ठीक है, ये आज के पेपर में निकली हुई विज्ञप्ति है जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, पर ये इतने विस्तार से नहीं लिखी गई है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में थे, वो सारे डाउट्स जो एक बच्चे के मन में आता है वो मैं आपको क्लियर कराते हुए चलूंगा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो अगले 10 से 15 मिनट में हम लोग डीलेट से संबंधित सारी जानकारियों को ग्रहण कर लेंगे। मात्र और मात्र एक वीडियो में आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कोई और चीज सीखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ना ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले चीज ये जान लो कि आप लोग क्या करने जा रहे हो, है ना। आप लोग कौन सी डिग्री लेने जा रहे हो, तो इस डिग्री का नाम है क्या, DL.Ed। ठीक है, DL.Ed। ठीक है, ये आपका डिग्री का नाम है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मैं इसका फुल फॉर्म यहां पर लिख दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म जानना आपके लिए जरूरी है। 2024 और 25 का जो बैच आने वाला है उसका विज्ञप्ति अभी जारी हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपकी ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख है वो कितने तारीख से है, कब लास्ट डेट है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में यह आना चाहिए कि सर हम आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, आपके मन में पहला प्रश्न आएगा कि सर हम आवेदन कैसे करेंगे। तो सभी लोग जान लो कि इसको ऑफलाइन मोड से या किसी डाक के माध्यम से नहीं करना है, ऑनलाइन करना है। ठीक है, जितना भी आपको आवेदन करना है वह सब का सब ऑनलाइन माध्यम से करना है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से करना है, जिसको हम लोग ई आवेदन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ई आवेदन। को ये सोचिए कि ऑफलाइन माध्यम से हम आवेदन कर लेंगे तो भ्रम में ना रहे, हमको सिर्फ और सिर्फ ई आवेदन यानी कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से करना है। उसकी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर आपको वेबसाइट की लिंक दी गई है। अच्छा, अब आवेदन की बात आपको समझ में आ गई कि ठीक है सर हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि सर हम क्या योग्य हैं, हमारी अर्हता क्या होनी चाहिए। ठीक है, अर्हता बोलते हैं या योग्यता बोल लें। चलो मैं यहां पे अर्हता लिख देता हूं कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। पहला चीज तो ये कि आप हाई स्कूल तो पास ही हो। ठीक है, आप हाई स्कूल पास हो। दूसरा चीज आप इंटरमीडिएट पास हो, है ना, इंटरमीडिएट पास हो। और तीसरी चीज आप ग्रेजुएट पास हो। ठीक है, ग्रेजुएट पास हो। एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके हाथ में होनी चाहिए। समझ में आया, हाई स्कूल की आपके पास होगी, क्लियर है।
इंटरमीडिएट की भी आपके पास होगी। समस्या आती है ग्रेजुएट वाले में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया होगा तो इनका रिजल्ट नहीं आया होगा या फिर उनकी मार्कशीट ऑफलाइन नहीं आई, तो हो सकता है कि इंटरनेट पे आपका रिजल्ट आ गया हो, आ भी गया होगा, इंटरनेट पे अपलोड हो गया होगा, है ना, बात समझ में आया। तो वही इंटरनेट वाला जो मार्कशीट आपकी अपलोड हुई है उसी को कैलकुलेट करके आप ऑनलाइन फॉर्म में भर देंगे। समस्या का समाधान हो गया आपके। अगर आपका ग्रेजुएट में इंटरनेट जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का मार्कशीट इंटरनेट पे अपलोड हो गया है तो उसी को डाउनलोड करके जो मार्क्स मिले हैं वही आप क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। क्लियर हुआ? सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं? हाँ, कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हो जो इस साल लास्ट ईयर में अभी गए हैं तो उनका रिजल्ट अगले साल आएगा तो वो फॉर्म अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपके पास भाई फाइनल ईयर का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग वाले क्या कर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म। ठीक है, अपीयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे। जिनका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, वही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई स्कूल में आपने जितने प्रतिशत नंबर पाए हैं, इंटरमीडिएट में आपने जितने प्रतिशत नंबर पाए हैं और ग्रेजुएट में आपने जितने प्रतिशत नंबर पाए हैं, इन तीनों प्रतिशतों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़ के तब आपकी मेरिट बनती है और उसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, कॉलेज अलॉट होता है। आप सरकारी में आते हैं कि प्राइवेट में आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका तय होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग निश्चित होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अभी उस पर चर्चा करेंगे, चीजों को समझे कि जानेंगे हर एक चीज डिटेल के साथ। अब देखिए, कहोगे सर कैसे बनेगी मेरिट? तो जैसे मान लो किसी हाइपोथेटिकली किसी एक बच्चे का मैं उदाहरण लेता हूं कि उसका हाई स्कूल में, ठीक है, उसका हाई स्कूल में 70%, हाई स्कूल में 70% है ना। ठीक है, इंटरमीडिएट में मान लो कि उसका 80% है ना, और ग्रेजुएट में उसका कितना है, मान लेते हैं कि 60% है। तो इन तीनों प्रतिशत को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा और 7 6 13 13 8 21, 210% टोटल बन रहा है। तो 210% पर अगर फाइनल कट ऑफ जाएगा गवर्नमेंट वाला तो गवर्नमेंट मिलेगा और अगर नहीं जा रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, ऐसे ही आपकी मेरिट बनेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के और बाहरी स्टेट के बच्चे जब अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही प्रक्रिया होती है। आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएट के परसेंटेज को जोड़ा जाता है, प्रतिशतता को जोड़ा जाता है। नंबर नहीं जोड़ेंगे, कितने प्रतिशत आप पाएंगे वो जोड़ेंगे। अब यहां पर एक समस्या और आएगी। समस्या क्या आएगी कि कुछ बच्चे मान लो कि ग्रेडिंग सिस्टम से हाई स्कूल, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हुआ, वहां पर ग्रेड मिलता है। वहां पे इंटर भी आपका क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम पे होता है, नंबर नहीं होते, परसेंटेज नहीं निकलते हैं, है ना। या फिर ग्रेजुएट भी अब क्या हो गया है, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। तो वो क्या करेंगे, तो जैसा सबको पता है कि उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है और उसने 8.8 ये सीजीपीए उसने प्राप्त किया, ये सीजीपीए बोलते हैं, है ना, प्राप्त किया। तो मार्कशीट में देखना उसमें लिखा रहता है कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कुल सीजीपीए में आप 9.5 का गुणा कर दीजिए तो 8.4, मतलब क्या इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, लगभग 84%। तो जितना आता है उतना प्रतिशत उसको नंबर मिला हुआ। ये मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, गुणा करने लगूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा जो सीजीपीए होता है इसी में हम 9.5 का जैसा आपका मानक हो, आपके मार्कशीट में लिखा रहता है भाई कि जो आपने सीजीपीए प्राप्त किया, अगर उसमें हम 9.5 9.6 जो कुछ भी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है उसका गुणा कर देंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले हमारे छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी समस्या का समाधान यहां से हो सकता है। वैसे वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट का निकाल के अप्लाई कर सकते हैं। गलती मत करिएगा, ठीक है। अगर आप गलती करेंगे तो जब आपकी अभिलेखीय जांच होगी और गलत पाया गया
तो आपका अभ्यर्थन क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो डीलिट का फुल फॉर्म जान गए, कैसे आवेदन करना है ऑनलाइन माध्यम से ये जान गए, वेबसाइट के माध्यम से। क्या अर्हता होनी चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएशन की मार्कशीट, चाहे वो इंटरनेट से ही क्यों ना मिली हो, ये आपके पास होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न आता है, सर एज क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। तो चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे, जो उम्र होती है ना, उम्र वो क्या हो, 1 जुलाई को आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष, ठीक है, मतलब कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में 18 से 35 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई, यही होनी चाहिए। जो एससी वर्ग के लोग हैं, एसटी वर्ग के लोग हैं, उनको 5 वर्ष और छूट मिलेगी, यानी कि वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम सबका सेम रहेगा, 18 साल से अगर कम उम्र है तो 18 साल से पहले ग्रेजुएट आजकल कोई कर ही नहीं पाता है ना। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को 5 वर्ष की क्या है, छूट है, तो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 40 वर्ष में डीलेट करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। तो 18 से 35 जनरल है, तो इसके बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उम्र की पता चल गई है ना कि एज लिमिट क्या है, 18 से 35 वर्ष के बीच में है, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब इतना समझ में। अब आपका जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या, वो पता होने चाहिए। तो अगला टर्म आपके मन में आएगा, सर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, निवास प्रमाण पत्र। क्या, निवास प्रमाण पत्र। यह आप सब लोग फटाफट बनवा लो। जिनका नहीं बना है वो भी बनवा लें, जिनका 1 साल पुराना है वह भी नया बनवा लें। कहा जाता है कि अगर 6 महीने पुराना निवास प्रमाण पत्र है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इस बार जो अप्लाई कर सकते, जो फॉर्म अप्लाई करने वाले उत्तर प्रदेश वाले भी कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर वाले भी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर प्राथमिकता यूपी वालों को दी जाएगी। सबसे पहले जो एडमिशन होगा वो किसका होगा, उत्तर प्रदेश वालों का होगा। तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यूपी वालों को दी जाएगी, उत्तर प्रदेश वालों को दी जाएगी। इनसे अगर सीट बच गई तो अदर स्टेट वालों को भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, नहीं तो उनको मौका नहीं मिलेगा। अगर सीट नहीं खाली है तो उनको मौका नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, निवास प्रमाण पत्र जाके तुरंत अपने नजदीकी जो आपके सहज जन सेवा केंद्र या तहसील जहां भी बन रहा हो, 100-150 रुपए देकर निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लो, जो आपके तहसीलदार द्वारा निर्गत की जाती है और लेखपाल उसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, यह तहसीलदार कार्यालय द्वारा निर्गत करी जाती है। तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे यह प्रूफ होता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी। जो उत्तर प्रदेश के बाहर वाले हैं वो क्या करेंगे, जो यूपी से बाहर वाले हैं वो अपने राज्य स्तर के, यूपी के बाहर वाले वो अपने राज्य सरकार के किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, है ना, राज्य सरकार के माध्यम से। जैसे बिहार के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, तो वहां की वेरिफिकेशन बनवा के, निवास प्रमाण पत्र बनवा के ऑनलाइन आवेदन में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक नंबर मिलता है, वही नंबर जब इंटरनेट पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका निवास प्रमाण पत्र उनके पोर्टल पर चला जाता है। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र तुरंत जाके अप्लाई कर दो अगर डिलीट करने का मन बना चुके हो तो पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो एससी, एसटी और ओबीसी वाले हैं वो फटाफट अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे दोस्त जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो हमारे दोस्त जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनको आवश्यकता नहीं है, वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे। लेकिन हमारे एससी हो गए, एसटी हो गए और ओबीसी वर्ग के जो साथी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, और उम्मीद है कि बना भी होगा। क्योंकि फीस स्ट्रक्चर या फिर आपका कैसे एडमिशन होना, कैसे आरक्षण रिजर्वेशन का लाभ लेना है, वह तभी आपको मिलेगा जब आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र हो,
है ना? बात समझ में आ रही है आपको? सारी चीजें इसी वीडियो में क्लियर करते हुए चलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके मन में नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स बताते चला हूं, एक एक करके सारी चीज बताऊंगा। आपके पास आधार तो होगा ही, है ना? आधार कार्ड तो होगा ही, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। कहीं आप होटल में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पे जरूरत है। कोई आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहां पे जरूरत है। कोई आप रेलवे रिजर्वेशन करा रहे हैं तो वहां पे जरूरत है। तो आधार कार्ड के अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है ना, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखना, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। पैन कार्ड हो गया, या फिर आपके पास वोटर आईडी हो गई, वोटर आईडी हो गई, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसको भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो इनमें से कोई ना कोई कम से कम 2 होना चाहिए। ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा, जब तुम्हारी काउंसलिंग होती है तो जितने तुम्हारे अभिलेख हैं, इंटर के, हाई स्कूल के, ग्रेजुएट के, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और इनमें से कोई एक जमा हो जाएगा डाइट पे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या होंगे? ये सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा कर लिए जाते हैं। तो मान लो तुमने आधार कार्ड जमा कर दिया, तो फिर अगर कोई और आवश्यकता पड़ी तो आपको इंटरनेट से निकलवाना पड़ेगा, या फिर कहीं ओरिजिनल मांग लिए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो तुरंत फटाफट पैन कार्ड की वेबसाइट पर जाओ, 107 रुपए में पैन कार्ड ऑनलाइन 2 दिन में बन जाता है। इंटरनेट पे आ जाता है कि जीमेल आईडी पर आ जाता है, वहां बनवा लेना। वोटर आईडी है तो वो भी बनवा लेना, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो दे नहीं सकते, पैन कार्ड मैं सजेस्ट करूंगा बनवा लेना। और अपना जो डॉक्यूमेंट वहां पर वेरिफिकेशन के समय जमा होता है ना, उसमें यही लगा के जमा कर देना। आपका आधार कार्ड बच जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बच जाएगा। नहीं तो आधार कार्ड आपको जमा करना ही पड़ेगा, बाकी 2 साल आपको फोटोकॉपी से काम चलाना पड़ेगा या इंटरनेट से अलग से निकलवाना पड़ेगा। ये मैं सहूलियत की बात कर रहा हूं, इसीलिए इन जो आपके ये पहचान बताने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें कम से कम 2 होना जरूरी है। क्योंकि एक आपका डीलेड के जो कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे डाइट पर, वहां पे 2 साल के लिए क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपकी पहचान के प्रमाण पत्र हो गया, प्लस अगला आपके पास हाई स्कूल का क्या होना चाहिए? हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, प्लस जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। बात समझ में आई? सर्टिफिकेट जानते हो? अंक, जिसमें अंक लिखे होते हैं। सर्टिफिकेट मतलब जिसमें लिखा होता है कि आपने हाई स्कूल पास किया है। इंटर का मूल रूप से ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अंक होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ग्रेजुएट में क्या होना चाहिए? आपका एक अंक होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। समस्या आती है ग्रेजुएट वाले में कि अंक तो आप इंटरनेट से निकाल लेंगे, तो ये सर्टिफिकेट आपके 2 साल बाद मिलता है, कभी कभी 1 साल बाद मिलता है। तो बहुत बच्चों के पास सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन वाला क्या होगा? नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय में जाइए, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एक वहां पर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब अस्थायी सर्टिफिकेट, या फिर इंटरनेट से भी ये चीजें मिल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? ये आपको इंटरनेट, आपके जो विश्वविद्यालय है उसके इंटरनेट से मिल जाएगा, मतलब उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, या फिर कॉलेज वालों से बात करोगे तो वो प्रोविजनल अस्थायी सर्टिफिकेट दे देंगे। उसको भी अगर आप लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर अंक पत्र भी नहीं है तो इंटरनेट के माध्यम से तो रिजल्ट आ ही गया होगा, इंटरनेट पे तो चेक किए ही होगे, वही वाला अंक डाल देना, कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, तो आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, जात, निवास और एक पहचान पत्र जरूर, ये सारे मूल रूप से क्या होंगे? जमा होंगे वहां पे एक फाइल में। ये मूल रूप से मतलब इसकी फोटोकॉपी नहीं, ये मूल रूप से क्या होंगे? जमा होंगे मेरे दोस्त, समझ में आया? ये मूल रूप से क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए टोटल जमा होते हैं। इनकी जांच होती है 2 साल के लिए। तो मतलब आप कोई चीज फर्जी नहीं कर सकते, इनका वेरिफिकेशन वहां पर चलता है 2 साल के लिए, इनको जमा। बात समझ में आ गई?
इतने डॉक्यूमेंट्स आप बनवा। अच्छा, अभी एक डॉक्यूमेंट और है, उसको मैं बाद में बताऊंगा वो क्या जरूरी। अब बोलोगे सर ऑनलाइन आवेदन करते समय फीस का स्ट्रक्चर क्या है, आप सबके मन में आ रहा होगा कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन दोगे ना, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन देंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका जनरल और ओबीसी इन दोनों का फॉर्म फीस है वो कितनी है, वो है 700 रुपए। कितना है मेरे दोस्त, 700 रुपए का आपका फॉर्म अप्लाई किया जाना है, ठीक है। ओके, जो आपका एससी और एसटी कैंडिडेट है उसको कितना देना है, उसको देना है 500 रुपए ऑनलाइन आवेदन के समय देना है। और उसके बाद जो आपकी विकलांग श्रेणी का है, ठीक है, जो मेरे भाई बंधु विकलांग श्रेणी या दिव्यांग इसको लिखना चाहिए, अब इनका नाम दिव्यांग होना चाहिए, नोटिफिकेशन में वही लिखा हुआ है। जो हमारे भाई बंधु दिव्यांग श्रेणी के हैं उनका मात्र 200 रुपए ऑनलाइन फॉर्म का फीस है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर ये ऑनलाइन आवेदन का समझ में आया, आप सबको क्लियर हो गया। हाँ, ये ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ये आपका फीस 700 रुपए कटना है, 500 रुपए कटना है, 200 रुपए कटना है। जब से वेबसाइट आपकी ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी, कब शुरू होगी वे सारी चीजें हम आपको अभी बताते चल, ठीक है। ये ऑनलाइन आवेदन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आप पूछोगे सर कि भाई सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलता है, ठीक है। तो उस पे आने से पहले सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर जान जाते हैं, ठीक है। उस पे आने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फीस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर यहां पे जो सरकारी कॉलेज वाले होते हैं, ठीक है, जो आपके सरकारी कॉलेज वाले होते हैं उनकी फीस है मात्र कितनी, उनकी फीस है मात्र 10,200 रुपए, ठीक है। उन जो सरकारी कॉलेज वाले हैं उनकी फीस कितनी है, 10,200 रुपए। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, जो आपके प्राइवेट कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेज सबको तो सरकारी मिलना नहीं है दोस्त, है ना, वो सिर्फ हाई मेरिटोरियस को गवर्नमेंट मिलता है। जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनकी फीस है 41,000 रुपए, उनकी फीस कितनी है, 41,000 रुपए। तो ये फीस लगनी है एक साल, इसको मैं प्रति वर्ष लिख दे रहा हूं, मतलब ये एक साल की फीस है, ठीक है। ये क्या है, प्रति वर्ष एक साल की फीस है। तो ये एक साल की फीस मैं बता रहा हूं, ये ऐसा मत समझ लेना कि पूरा डीलेट इतने में निपटा दोगे, मतलब एक साल में क्या करोगे, 10,200 तो 2 साल में 20,400 रुपए, और इसमें आपका 82,000 रुपए लगेंगे। प्रैक्टिकल के प्राइवेट कॉलेज वाले कुछ अलग लेते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा फीस वो अपने एक्टिविटी कराने के नाम पे ले लेते हैं। सरकारी में भी कुछ लगता है, बट आपका मोटी मोटा एक साल का ज्यादा से ज्यादा 12 से 13,000 रुपए फीस लगनी है। तो अगला प्रश्न आपके मन में आएगा दोस्त कि सर हमको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिले, ठीक है। तो दोस्त क्या होता है उस पर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीज है वो तो जान लेते हैं, है ना, जरूरी चीज जान लेना जरूरी है। तो विज्ञापन आज आपका आ गया है, ठीक है। विज्ञापन जो है आपका कब आया, विज्ञापन आपका 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर 2024 आज के न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, ये विज्ञापन पेपर में निकला, जो मैंने शुरू में दिखाया उस पर आ चुका है। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कब से करना शुरू करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको कब से करना है, मेरी बात ध्यान से देखना, रजिस्ट्रेशन आपको कब से करना है। तो रजिस्ट्रेशन की जो मेरी जो आपकी डेट है वो कितने तारीख से, 18 तारीख से है, ठीक है। 18 सितंबर 2024 से आपकी साइट, वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी और वहां पर आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इसकी 18 सितंबर 2024 तक आप क्या करेंगे, मतलब अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसका जो लास्ट डेट है, जो इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो कितना है मेरे दोस्त, तो वो है 9 अक्टूबर, यानी कि 18 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक, ठीक है। 9 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 9 अक्टूबर 2024 तक। बात समझ में आई? तो विज्ञापन समझ में, रजिस्ट्रेशन समझ में, लास्ट डेट, और फीस कब तक जमा कर सकते हो,
जो आप फीस 700 रुपए, 500 रुपए या 200 रुपए जिस श्रेणी में भी आते हो, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो आप वह अप्लाई कर सकते हैं 10 अक्टूबर तक। ठीक है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट डेट्स है, यह आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। विज्ञापन आज आ गया है, रजिस्ट्रेशन 18 से शुरू होगा, लास्ट डेट 9 अक्टूबर है, फीस लास्ट 10 अक्टूबर तक आप जमा कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आएगा कहां अप्लाई करना है? एक वेबसाइट पर अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बात समझ में आया? अच्छा, अब इतना सब कुछ करने के बाद एक चीज, आप जब अप्लाई कर देंगे तो आप अपना एक फॉर्म निकाल लेंगे। जब अप्लाई करोगे तो उसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकलता है ना, तो जो प्रिंट आउट है वो 12 अक्टूबर तक आप निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट जो है आप 12 अक्टूबर तक निकाल सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें लिख लिख कर, बता बता कर आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं, जिससे थोड़ा सा समय लगेगा पर सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी हमको यह समझना कि कैसे हमें सरकारी मिलेगा, कैसे हमें प्राइवेट मिले, है ना। अच्छा, इतनी प्रक्रिया हो जाने के बाद, यानी 18 सितंबर से 12 अक्टूबर की प्रक्रिया हो जाने के बाद मेरिट बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी? हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएट तीनों का परसेंटेज निकालेंगे, हाई लेवल से शुरू करेंगे, मिनिमम कट ऑफ तक जाएंगे। तो जो आपका स्टेट रैंक आएगा वो कब प्रकाशित होगा, है ना। आप पूछोगे स्टेट रैंक कब प्रकाशित होगा, तो 16 अक्टूबर को यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। आपका जो पीडीएफ बन के आएगा कि भाई आपको गवर्नमेंट मिल रहा है कि प्राइवेट मिल रहा है, वो कब पता चलेगा? वो आपको 16 अक्टूबर 2024 को पता चल जाएगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, है ना। बात समझ में? किस कॉलेज में आपका नाम आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जब स्टेट रैंक आ गई तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। तो फिर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक होगी फर्स्ट काउंसलिंग, दो प्रकार की काउंसलिंग होगी, ठीक है। एक होगी फर्स्ट काउंसलिंग, और इसकी तारीख कब से है? इसकी तारीख मेरे दोस्त कब से है? तो यह है 17 से 30 अक्टूबर तक, ठीक है। कब है? 17 से 30 अक्टूबर तक पहली काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब ये जब पहली काउंसलिंग हो जाएगी तो काउंसलिंग में क्या होगा? आपके सारे, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया में होता क्या है? काउंसलिंग के प्रक्रिया में जो अभी मैंने मूल दस्तावेज बताए, इंटर, हाई स्कूल, आधार, निवास, जात प्रमाण, जितने भी बताए, ये सारे वहां पे वेरीफाई होंगे और जमा कर लिए जाएंगे। वो काउंसलिंग के दिन ही जमा कर लिए जाएंगे। और जब कुछ सीटें मान लो खाली रह गई तो फिर दूसरी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो क्या होगी? दूसरी काउंसलिंग होगी। कहोगे गुरुजी दूसरी काउंसलिंग कब से शुरू होगी? तो दूसरी काउंसलिंग का डेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो होगा 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक। ये दूसरी काउंसलिंग का डेट दिया हुआ है। पहली काउंसलिंग हो गई, दूसरी काउंसलिंग हो गई। तो पहली काउंसलिंग में पहले बच्चों का मूल दस्तावेज जमा होगा, दूसरी काउंसलिंग में दूसरे बच्चों का मूल दस्तावेज का जांच होगा, वो जमा होंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद आपका जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण कब से शुरू हो रहा है? तो 1 दिसंबर तक आपका सब कुछ हो जाएगा। तो प्रशिक्षण आपका 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 12 दिसंबर से आप कॉलेज में जाना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा सत्र क्या हो गया है, लेट हो गया है। तो 1 से 11 दिसंबर के बीच में क्या होना है? जो सेकंड काउंसलिंग वाले हैं उनके अभिलेखों का जांच हो, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सबको? इतना डेट पता चल गया, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, सारी चीजें। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सर काउंसलिंग में होता क्या है, ठीक है। काउंसलिंग में होता क्या है? तो बेटा एक चीज ध्यान दो, इसमें जो आपके मूल अभिलेख है ना, उनकी जांच होगी। जो आपके मूल अभिलेख हैं, मूल अभिलेख की जांच होगी, मतलब वहां पे जांच किया जाएगा, प्लस उसके अलावा मूल अभिलेख जमा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सच पाए गए पहले नजर में तो वो क्या हो जाएंगे? जमा कर लिए जाएंगे 2 साल के लिए। यही काउंसलिंग होता है अगर आपका लिस्ट में नाम आ, है ना। क्लियर हो गया? अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जो बच्चे पूछ रहे थे सर हमको गवर्नमेंट मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, तो बेटा देखो सबका अपना अलग अलग है। मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूं, इसको यथार्थ सत्य मत मान लेना। देखो 2 प्रकार के जिले होते हैं, 2 प्रकार के जिले होते हैं। थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना।
दो प्रकार के जिले होते हैं, एक होता है आपका अगड़ा जिला और होता है पिछड़ा। मतलब डिमांड वाले, अगड़ा पिछड़ा क्या है लिखूं, लिख देता हूं। एक होता है अगड़ा जिला, है ना, अगड़ा जिला, और कुछ होते हैं पिछड़े जिले। अब मैं पिछड़े जिले वालों का नाम लिखूंगा तो बुरा मत मान लेना। तो अगड़े जिले का मतलब यह हुआ कि जहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल को जैसे आपका प्रयागराज हो गया, ठीक है, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब महानगर में आते हैं। वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, डिमांडिंग जिले हैं। तो यहां पे जाहिर सी बात है ज्यादा बच्चे चाहेंगे, तो यहां पर कट ऑफ भी क्या होगा, ज्यादा जाएगा। मैं सरकारी कॉलेजों की बात कर रहा हूं, डायट की बात कर रहा हूं। सरकारी कॉलेज बहुत थोड़े ना होता है, एक जिले में एक ही होता है, डायट होता है। मैं डायट की बात कर रहा हूं। तो इन जिलों में क्या होता है, आपका कट ऑफ डायटों का ज्यादा जाता है। लेकिन जैसे कोई जिला मैं मान लेता हूं गोंडा हो गया, या फिर हम मान लेते हैं बस्ती हो गया, या फिर पश्चिम वाले जिले जहां पे कोई डीएलएड बहुत कम लोग करना चाहते हैं, जैसे मेरठ ले लेते हैं, है ना, मेरठ ले लिया, या फिर आपने और कहीं लखीमपुर खीरी ले लिया, या आप हाँ लखीमपुर खीरी ले लेते हैं। ये जो जिले होते हैं ना, यहां पर थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती, थोड़ी सी नहीं, काफी 10 उस परसेंटेज का अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। पता लगा प्रयागराज का सरकारी कट ऑफ 242 गया है, तो गोंडा का 230 या 232 में ही सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी तो 225। मेरठ का पता लगा 215 पे ही सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, कोई पुख्ता चीज नहीं बता रहा हूं। तो आपको सारे जिले देखने, अगर आपके मन में यह है कि भाई हमको गवर्नमेंट ही करना है, तो अगर आप अपने जिले से दूर जा रहे हैं तो वहां पर रहने का खर्चा, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वहां पे आपको हॉस्टल तो मिल जाएगा, कभी कभी हॉस्टल रहने लायक नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, किराए पे रूम लेकर रहते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि भाई किसी अच्छे जगह रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायट किसी जंगल में बसा होता है ना, तो खर्चा आपका लगभग प्राइवेट में ही उतना पड़ जाता है। तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर अपने जिले में आपको डाइट नहीं मिल रहा है तो कोशिश करिएगा प्राइवेट ही करने, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा, टाइम मिलेगा, और प्लस आप अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, या फिर किसी अच्छी जगह रहकर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब जगहों में, लेकिन अगर आपका मन ही है कि हमें सरकारी से करना है, हम मैनेज कर ले जाएंगे, तो आप इन जिलों में, अब 72 जिले हैं, सारे जिलों का मैं नाम यहां पर तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ऐसी एक सामान्य प्रक्रिया होती है। मतलब जो डिमांडिंग जिले हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ ज्यादा जाना है। तो अब आप पूछोगे बेटा सर ये बताइए सरकारी और गवर्नमेंट कैसे मिलते हैं, अलॉटमेंट कैसे होता है ना, अलॉटमेंट कैसे होता है, ये बहुत ज्यादा उत्सुकता लोगों के मन में है। तो मैं यहां पर सरकारी लिख रहा हूं और मैं यहां पर प्राइवेट लिख रहा हूं। देखो बेटा, प्राइवेट में तो डायरेक्ट एडमिशन, यहां पे तुम क्या करो, अगर तुम्हारा 190 185 भी बन रहा है ना, 190 185 भी बन रहा है ना, तो जाके तुम डायरेक्ट वहां के किसी भी जो अथॉरिटी है, मैनेजर है, प्रबंधक है, या प्रिंसिपल से बात करो, तो आपका एडमिशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन कोई भी ले सकता है, बशर्ते सीट, अगर आपसे ज्यादा मेरिट वाला आ गया तो भाई ठीक है, फिर उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन प्रबंधक के पास एक कोटा होता है, उनसे बात कर लेना, वो 10-5 सीट ऐसी होती हैं जिन पर एडमिशन डायरेक्ट कर सकते हैं। मेन मुद्दा सरकारी का है। अब जैसे मैं प्रतापगढ़ जिले की बात करता हूं, प्रतापगढ़ जिले की बात, यहां मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, जो लास्ट ईयर गया था कट ऑफ, मतलब इंटर, हाई स्कूल और ग्रेजुएट तीनों का परसेंटेज जोड़ने पे, वो मुझे क्लियर तो नहीं है, लगभग 230 के आसपास गया था। ठीक है, 230% के आसपास गया था, मतलब तीनों प्रतिशत में जोड़ के, गुणांक कहते हैं बच्चे, प्रतिशत लिख देते हैं, तो मैं प्रतिशत लिख दे रहा हूं कि 230 के लगभग गया था। तो आप एक मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि जो बच्चे 230 से ज्यादा हैं, 230 से जिनका ज्यादा है, तो वो सरकारी कॉलेज पा सकते है ना। जिनका 200, मतलब मैं ये अगड़े जिलों की बात कर रहा हूं, मेरठ में 215-16 में भी मिल जाता है आई थिंक, है ना, जो थोड़े से हैं वहां मिल सकते हैं। लेकिन जो अपने आसपास के एरियाज हैं, जो थोड़ा सा डिमांडिंग है, वहां पे कट ऑफ हल्की ज्यादा जाती है। तो 230 के ऊपर कट ऑफ है, तो आप प्रयागराज के बारे में, या वाराणसी, लखनऊ के बारे, वहां भी ज्यादा हो जाएंगे। जौनपुर, प्रतापगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, है ना, या फिर आपका इलाहाबाद तो नाम ले ही लिया, प्रयागराज,
और भी जो आसपास की जिले लखीमपुर खीरी हुए, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई ठीक है हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन प्राइवेट में कोई ऐसी वो नहीं है, मिनिमम वो नहीं कि भाई कितना ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम भी है तो आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, आपका एडमिशन वहां पर कर लिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो जाएगी। बस डिफरेंस क्या है, सरकारी में 10,200 रुपए फीस लगेगी, प्राइवेट में आपका 41,000 फीस रुपए लगेगा। कभी कभी आप बात कर सकते हैं तो कम फीस में भी ये लोग आपका एडमिशन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो सरकारी और प्राइवेट का जो कट ऑफ है वो आपकी जानकारियां कहां मिलेंगी, तो वो आपका इंटरनेट पे मिल जाएंगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है पीएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का, तो सबसे पहले डीलेट की ऑथेंटिक जानकारी आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी, कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी जानकारी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो सरकारी और प्राइवेट कैसे मिलेगा वो समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखना, सरकारी कॉलेज में जो हॉस्टल मिलता है उसमें बना बनाया खाना नहीं मिलता है, खाना आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो प्राइवेट भी कम नहीं, बस थोड़ा सा क्या है आपका फीस ज्यादा लग जाता है, गवर्नमेंट में आपकी फीस कम है। अगर आपके गृह जनपद में आपको सरकारी कॉलेज डाट मिल जा रहा है तो आप तुरंत उसको कंसीडर कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, उसका सारा निराकरण हम कर लेंगे। अच्छा, अब अगली बात आती है छात्रवृत्ति की। अगली बात क्या आती है? छात्रवृत्ति की। छात्रवृत्ति, दो टॉपिक और हैं, इनको कवर करते हैं, उसके बाद आपका वीडियो पूरा कंक्लूड हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। तो छात्रवृत्ति पाने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 55% मार्क्स ले आने हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, यह आपका लेखपाल जहां पे जात निवास बनाते हो वहीं पर आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना। आय प्रमाण पत्र बनवा लोगे तो जो पुअर बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, सबके फीस क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा, आप सभी से निवेदन है कि भाई आप क्या क्या जरूर बनवा लीजिए, लेटेस्ट बनवा लीजिए। वो क्या है, पहला तो आपका हो गया निवास, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सबको बनवाना है। निवास प्रमाण पत्र ये सबको बनवाना है। ठीक है, 6 महीने अगर पुराना है तो चल जाएगा, उससे ज्यादा पुराना है तो कोशिश करो नया बनवा लो। उसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, और जाति प्रमाण पत्र कौन बनवाएगा, सिर्फ और सिर्फ जिनको आरक्षण मिलता है, यानी कि ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, यही लोग बनवाएंगे। ठीक है, निवास हो गया, जाति हो गया, और तीसरा हो गया आय प्रमाण पत्र, ये सबको बनवा लेना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र क्या करना है दोस्त, ये आप सबको बनवा लेना है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, ये सबको बनवा लेना है। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, अब सबको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, कुछ को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट चाहिए होगी कि हमारे जिले में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, हमारे विकास खंड में कितने कॉलेज हैं, किन किन कॉलेजों में डीलेट है, तो उन सबकी जानकारी भाई आपको कहां मिलेगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। ठीक है, उस पर क्लिक करना तो हमारे चैनल पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, और वहां पर आपके जिले का विकास खंड वार वाइज की, मतलब आपके नजदीक में कौन कौन से डीलिट के कॉलेज हैं, उनकी पूरी पीडीएफ, जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, पूरे कॉलेजों का जो पीडीएफ मटेरियल है आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो डिसाइड कर लीजिए कि हमको कौन सा कॉलेज। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलना है तो एक चीज ध्यान रखना, वहां पर चूज करने का ऑप्शन आता है काउंसलिंग में कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। तो 1 से लेकर 5 कॉलेज आप अपने आसपास का चूज कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी में से कोई ना कोई एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा डाइट के अलावा। अगर आपका डाइट में नहीं होता है तो 1 से लेकर 5 तक के कॉलेज जो तुम वहां पे नाम भरोगे लिस्ट में, इन्हीं में से किसी मिल जाएगा। अब ये 1 से 5 कॉलेजों की सूची कहां मिलनी है, फटाफट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे पीएस एकेडमी 22 सर्च कर लेना,
हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर पीडीएफ पिंड कर रखा है, कॉलेज का नाम बना दो, आपके पास अब टाइम नहीं है। बात समझ में आया? कमर कस लो, तैयार हो जाओ डीलेड वालों। और एक चीज ध्यान रखना, आपके इन सारे सफर में, चाहे डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर में आप नया एडमिशन लेने जा रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो और सुपर टेट हो, आपके इस पूरे सफर में सिर्फ एकमात्र चैनल पीएस एकेडमी ही आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा। सारी चीजें एकदम शुरू से लेकर एडवांस स्तर तक बताएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगा उसका समाधान बताएगा, और 24/7 आवर आपके साथ खड़ा रहेगा। यह चैनल डीएलएड वालों के लिए डेडिकेटेड है, तो अपने दोस्तों के साथ जो डीएलएड में एडमिशन करने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। इस एक वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, एक वीडियो और लेकर आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, डीएलएड वालों का हर तीसरे दिन हम सारा डाउट सेशन क्लियर करने के लिए वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, जब एडमिशन आप करा लोगे तो आपको पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी, तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा आपको पीएस एकेडमी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने हिट लिस्ट में रख लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस आपको ये पे पढ़ाया जाना है। क्योंकि डीएलएड में ना पास करने वालों का जो परसेंटेज है वो मात्र 50% है। बहुत ज्यादातर लोगों का बैक लगता है। क्यों? क्योंकि टू द पॉइंट चीजें पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती है। हमारी लगातार बैचेस सेकंड सेमेस्टर की चल रही हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई पीएस एकेडमी एप्लीकेशन पर, पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या अब आपके मन में नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अदर स्टेट वाले अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो बच्चा सभी लोग ध्यानपूर्वक जान लो कि अदर स्टेट वाले फॉर्म क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं, पर प्राथमिकता पहले उत्तर प्रदेश वालों को दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश वाले फॉर्म भर लेंगे। अगर उनसे सीट खाली रह गई तो फिर उसके बाद अदर स्टेट वालों का अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं बता दूं, काउंसलिंग के समय आपके पास समस्त मूल प्रमाण पत्र जो मैंने बताया, आय, जात, निवास और उसके बाद इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएट, ये मूल रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ग्रेजुएशन में नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंटरनेट से डाउनलोड करके डाल देना। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सबको? और भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपके मन में नहीं हो, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स में फिर से यहां पे बता दे रहा हूं, आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की चाहिए, ग्रेजुएशन की चाहिए, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपको छात्रवृत्ति के लिए चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आपके पास होगा ही, बैंक पासबुक आपके पास होगा, फोटो सिग्नेचर तो खैर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो फोटो सिग्नेचर वो सारी चीजें आपको चाहिए होती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, कोई चीज बाकी नहीं है, सब चीज क्लियर कर दी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि डीएलएड फर्स्ट सिस्टम में एडमिशन करने जा रहे हो तो भाई आपको तैयारी कहां से करनी है? तो तैयारी सिर्फ और सिर्फ पाठक सत्यम, माफ करिएगा, पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल वहां से, या फिर पीएस एकेडमी, ये जो चैनल है स्पेशली आपको तैयारी करेगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर भी सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल के लिए स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप स्कैन कर लेना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक कर लेना, वहां पर कॉलेज वाइज आपको पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके साथी, आपके शिक्षक दोस्त, माफ करना, आप शिक्षक बनने की तैयारी अगर कर रहे हैं, जितने भी अभी साथी हैं जो शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। उनका भी कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए समस्याओं के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।